अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टे होम एंड स्टे सेफ। बेस एकेडमी आपके लिए दिन रात काम कर रही है ताकि क्वालिटी एजुकेशन आपको घर बैठे मिल सके। तो बच्चों, बेस एकेडमी एक ऐसा वाहिद चैनल है यूट्यूब पे जहां आपको ना सिर्फ एफएससी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा बीएस और बीएससी, एमएससी के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टॉपिक है बोहर मॉडल। बीएससी और एफएससी के बच्चों दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्रेड्स के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, बोहर मॉडल तक जाने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बोहर ने प्रेजेंट किया, लेकिन उससे पहले हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल मौजूद था। प्लम पुडिंग मॉडल भी आपने पढ़ा, लेकिन वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल रहा। उसके बाद जरा थोड़ा रिफाइन हमारे पास जो मॉडल था वो था रदरफोर्ड मॉडल। बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल जो है इट बेस्ड अपॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक अगर एक इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने भी यही कंसिडर किया था जो प्लैनेटरी मॉडल था, कि सेंटर में, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन चूंकि ये बेस करता था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर, इसलिए इस मॉडल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व करता रहेगा तो रिवॉल्व करते हुए, चूंकि वो एक्सेलरेटेड है, जब वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कल में मूव करते हुए, मतलब यहां पर आप इमेजिन कर लें कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हुए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। हमने ये भी पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करता है। तो बच्चों, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में, इस सर्कुलर ऑर्बिट में, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जब वो मूव करेगा तो मूव करते हुए कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल वो एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते होते क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी उसके ऑर्बिट का रेडियस कम होता जाएगा, ठीक है। और करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी एनर्जी, वो सारी एनर्जी रेडिएट कर देगा और फाइनली क्या होगा, फाइनली इट विल फॉल अपॉन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और एटॉमिक मॉडल तो हमारा फ्लॉप हो गया। बच्चों, ये जो फ्लॉ था ये बेसिकली पॉइंट आउट किया नील्स बोहर ने। मजे की बात यह है कि नील्स बोहर रदरफोर्ड के अंडर काम करता था उस लेबोरेटरी में, ठीक है, जिसका इंचार्ज खुद रदरफोर्ड था और नील्स बोहर रदरफोर्ड की सुपरविजन में काम करता था। अब बोहर ने यह पॉइंट आउट किया कि यह मॉडल इस सेंस में फ्लॉप है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज करेगा और वो न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा जो मिस्टेक, जो दूसरा फ्लॉ निकाला बोहर ने इस मॉडल में, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हुए रेडिएट कर रहा है तो वो रेडिएट करता रहेगा, मुसलसल रेडिएट करता रहेगा और करते करते तो उसकी रेडिएशन जो उससे निकल रही है इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो खारिज कर रहा है, अगर उनका स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो चूंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली डेसेलरेट हो रहा है, ठीक है जी, उसकी जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली मुसलसल उसमें कमी आ रही है, तो उससे जो रेडिएशन खारिज होगी उन रेडिएशन की एनर्जी में भी कॉन्टिन्यूटी होगी, एक तसलसल होगा एनर्जी में। तो ऐसी एनर्जी का अगर आप स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो बनता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि तमाम एनर्जी की वैल्यूज उसमें शामिल होती हैं। लेकिन हमें पता था कि जो बोहर ने जब स्टडी किया स्पेक्ट्रम को तो हमें पता चला कि वो जो स्पेक्ट्रम था वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, बल्कि वो स्पेक्ट्रम तो डिस्क्रीट था। एनर्जीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं थी, वो डिस्क्रीट थी। तो ये दो फ्लॉज थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फ्लॉप हुआ और बोहर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल है उसको इसी फ्लॉज को दूर करते हुए, इनको रेक्टिफाई करते हुए अपना मॉडल पेश किया। तो उसमें सबसे पहले हम जायजा लेंगे उसके पोस्टुलेट्स का। पोस्टुलेट में हम देखेंगे कि किस तरह उसने रदरफोर्ड मॉडल की जो मिस्टेक्स थी उनको रिमूव किया
और फिर हम कुछ मैथमेटिकल काम करेंगे। ठीक है जी, तो पास्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला पास्टुलेट है इसे हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट पास्टुलेट। अब इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब तक एक एनर्जी लेवल में है, ये मैंने आपके सामने कुछ एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये जो रेड वाला है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन का पाथ था। ठीक है जी, इसको हम अरेज कर देते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एनर्जी लेवल्स बनाए हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये पहला एनर्जी लेवल है और ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये हाई एनर्जी स्टेट है। बच्चों, रदरफोर्ड के मुताबिक जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में या एक ही एनर्जी स्टेट में रहेगा वो रेडिएट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज नहीं करेगा। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब चूंकि एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी एक एनर्जी लेवल में रहते हुए, इसलिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन की वो स्टेट जिसमें वो रेडिएट किए बगैर स्टेबल रहता है, मूव करता रहता है, लेकिन वो रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। स्टेशनरी से मुराद ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है या रुका हुआ है, बल्कि स्टेशनरी से मुराद है कि उसकी एनर्जी एक लेवल में रहते हुए उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन इस पहले एनर्जी लेवल में है तो उसकी जो भी एनर्जी है वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्ज कर लें कि जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो है EP। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो उस वक्त वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी उसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोटोन या किसी भी सूरत में। तो जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो अपनी एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर वो हाई एनर्जी लेवल है और उससे वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी खारिज करेगा। और किस फॉर्म में खारिज करेगा? वो खारिज करेगा इन फॉर्म ऑफ अ फोटोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में रहते हुए ना तो एनर्जी इमिट करता है, एक स्टेट में रहते हुए एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर वो एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, खारिज करेगा। बच्चों, ये जो सबसे पहला एनर्जी लेवल होता है इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद जितने भी एनर्जी लेवल हैं वो हाई एनर्जी लेवल हैं, उनमें हम उनको एक्साइटेड एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, या नेक्स्ट जो उसका हाई एनर्जी लेवल हम उसको वो भी बोल सकते हैं। तो अब एक और बात यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉन इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही एनर्जी रेडिएट करेगा। मिसाल के तौर पर ये जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी है En और इस लेवल की एनर्जी है EP। इन दोनों लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है मिसाल के तौर पर वो है En माइनस EP, और इसको हम लिख सकते हैं HF के बराबर। ठीक है, H यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट और F फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन इन दो स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बराबर ही एनर्जी रेडिएट करेगा। इसका मतलब है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है बल्कि एनर्जी क्या है? डिस्क्रीट है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस लेवल में हो सकता है या वो इस लेवल में हो सकता है, इसके दरमियान जो एनर्जी लेवल है वो फॉरबिडन है, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कैन टेक अप एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है वो कोई भी हो सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एनर्जी इज अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज डिस्क्रीट। इलेक्ट्रॉन कैन टेक अप सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसकी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज हो सकती है एनर्जी की, वो एनर्जी की हर वैल्यू पोजेस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो दो एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन या तो इस एनर्जी लेवल में हो सकता है या वो इस एनर्जी लेवल में हो सकता है, इन दोनों के दरमियान कहीं पर भी वो किसी एनर्जी लेवल में नहीं हो सकता। सो एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड।
तो ये हो गया हमारा पहला पास्टुलेट। उसके बाद हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के हवाले से पास्टुलेट। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स में हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में हो सकता है, या न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स में रहते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, अब ये h/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं। तो सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक फंडामेंटल क्वांटिटी का, एक फंडामेंटल कांस्टेंट का, एक फंडामेंटल यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। n कोई इंटीजर है, ठीक है। तो n की वैल्यूज जो हैं, n की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। सम टाइम हम n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिफरेंट लेवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, सिर्फ वही ऑर्बिट्स मुमकिन है, सिर्फ वही ऑर्बिट्स हो सकते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, या सिर्फ वही एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 का कोई ना कोई मल्टीपल हो, यानी कि 1 या 2h/2 या 3h/2 या 4h/2, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, लेकिन किसका? h/2 का। बच्चों, आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू अगर किसी फंडामेंटल यूनिट या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आए तो उस वैल्यू को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू के अंदर h/2 मौजूद है। एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू h/2 से मल्टीप्लाई होकर आनी है। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई? क्वांटाइज्ड हो गई। इस तरह की वैल्यूज को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। तो बच्चों, ये थे बोहर मॉडल के पास्टुलेट्स। अब हम बात करेंगे क्वांटाइज्ड रेडियस की। जिस तरह हमने बात की कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इसी तरह से रेडियस भी क्वांटाइज्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी लेवल्स में होता है, ठीक है जी, या जिन ऑर्बिट्स में वो हो सकता है, उन एनर्जी लेवल्स का जो रेडियस है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। अब वो क्वांटाइज्ड रेडियस जो है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए ये जरा सपोज कर लें, ये हमारे पास एक सिंपल जो प्लैनेटरी मॉडल है एटम का, वो है, सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है नियरली सर्कुलर पाथ में। बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है टेंजेंट टू द सर्कल। बच्चों, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज जब भी कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करती है तो उसको चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रही है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है न्यूक्लियस और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उससे मिल रही है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बराबर है कूलम अट्रैक्शन के, कूलम फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है बच्चों mv²/rn। ये जो रेडियस है इसको हम rn कह देते हैं, ये क्वांटाइज्ड रेडियस है, और इज इक्वल टू ये हमारे पास कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स क्या होती है बच्चों? k q1 q2। q1 यानी कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो E होता है। तो एक E इसकी वजह से, एक E इसकी वजह से, ये हो जाएगा E²/rn²। बच्चों, यहां पर अब rn और rn क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आप ये rn को उठा के इधर ले आएं और mv² को इधर ले जाएं, तो हमारे पास जो rn की वैल्यू है ये आ गई ke²/mv²। तो बच्चों, इस रिलेशन में हमें k भी नोन है, E भी नोन है, मास भी नोन है इलेक्ट्रॉन का। तो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ चाहिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम हो तो ये रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों ये जो हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2, इसको आप यूज कर लें। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है mvr के, विच इज इक्वल टू nh/2। इसको vn कह लें, इसको rn कह लें। हमें यहां से चाहिए वेलोसिटी, तो बच्चों ये m और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके हो जाएंगे डिवाइड,
तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2 और इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास जो आर एन की वैल्यू है बच्चों ये बराबर आ गई के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम और वी एन स्क्वेयर, यानी कि इसका स्क्वेयर करके यहां लिखें तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और ये जो नीचे हम लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ही लिख लेते हैं उसको, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर और आर एन स्क्वेयर। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहां पर हमारा ये जो m है ये m से कैंसिल हो जाएगा और एक आर एन भी एक आर एन से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, हमें चाहिए आर एन। आप आर एन को यहां रखिए, आर एन को यहां रखिए, तो बच्चों ये बाकी सारी चीजें ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा के ई स्क्वेयर इंटू 4 पाई स्क्वेयर और एक m भी बचा है, और ये जो n स्क्वेयर से डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वेयर एच स्क्वेयर। तो बच्चों आर एन या क्वांटाइज रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई n स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर ओवर के ई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर और m। तो बच्चों आप गौर करें, h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई। अब n क्या है, n हमारे पास है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमने बताई 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है। इसका मतलब है कि रेडियस की कोई भी वैल्यू हो, आप n को 1 पुट करें या 2 पुट करें या 3 पुट करें, रेडियस की कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो हर वैल्यू के अंदर ये कांस्टेंट मौजूद होगा। इसका मतलब है कि रेडियस भी क्या है, रेडियस भी क्वांटाइज्ड है। जरा हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम सबसे पहले एनर्जी लेवल की बात करें, न्यूक्लियस के गिर्द जो सबसे पहला ऑर्बिट है अगर हम उसकी बात करें, तो पहले एनर्जी लेवल के लिए n क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों n को आप 1 पुट कर लें तो R1 हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू n की जगह हम 1 पुट कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा एच स्क्वेयर ओवर के ई स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर इंटू एम, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू है 0.053 नैनोमीटर। तो बच्चों R1 हमारे पास आ गया 0.053 नैनोमीटर। तो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू एक्चुअली इस पूरे फैक्टर की वैल्यू है। अब बच्चों अगर हमें R2 निकालना हो तो R2 निकालने के लिए हम सिंपली यहां पर n को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4, और इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर है। अगर आपने तीसरे एनर्जी लेवल का रेडियस निकालना हो तो बच्चों ये R2 है, ये R3 आएगा। अब n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9R1। तो बच्चों अब गौर करें, हमने जो R1 निकाला वो आया 0.053 नैनोमीटर, जो R2 निकाला वो आया 4 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर, जो R3 निकाला वो आया 9 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर, और जो R4 निकालेंगे वो आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 0.053 नैनोमीटर। बच्चों आप गौर करें, रेडियस की कोई भी वैल्यू आप निकालें, हर वैल्यू के अंदर ये फैक्टर जरूर आ रहा है। इसका मतलब है कि रेडियस क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि रेडियस की हर वैल्यू इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आ रही है, इस फंडामेंटल यूनिट से मल्टीप्लाई होकर आ रही है। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए था, सो हम बात भी हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने किसके लिए किया है, ये सारी कैलकुलेशन हमने हाइड्रोजन के लिए किया है। तो बच्चों यहां से यह साबित हो रहा है कि हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम होगा, उसका कोई भी एनर्जी लेवल होगा, हर एनर्जी लेवल का रेडियस क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। ठीक हो गया। तो बच्चों एक तो रेडियस क्वांटाइज्ड है, दूसरा डिस्क्रीट भी है। डिस्क्रीट क्यों है ये देखें, 4 9 16, ठीक है। तो क्या है, वैल्यूज में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर यहां पर होता 1 2 3 4 तो फिर वैल्यूज में थोड़ी कॉन्टिन्यूटी आती है, हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो वैल्यूज डिस्क्रीट भी हैं और वैल्यूज क्वांटाइज्ड भी हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हमने निकाल लिया क्वांटाइज्ड रेडियस, ये इसका फार्मूला है, और यहां पर हमने प्रूव किया कि ये क्वांटाइज्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी की। अगर रेडियस क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो बच्चों एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होनी चाहिए, और वो है। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी, अब जो एक फ्लॉ था रदरफोर्ड मॉडल में, उसमें ये निकल रहा था कि जो एनर्जी की वैल्यूज हैं इलेक्ट्रॉन के लिए वो कॉन्टिन्यूअस हैं, लेकिन हमने देखा कि अगर
एनर्जी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है तो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस बनता है, लेकिन एक्चुअली स्पेक्ट्रम तो डिस्क्रीट था एनर्जी का। इसका मतलब है कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। बच्चों एनर्जी निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ½ mv²। बच्चों ये रिलेशन हमने स्टार्ट में एक रिलेशन किया था कि सेंटीपिटल फोर्स mv²/r ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स के ke²/r²। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर मैं ये करूं कि ये जो mv² है, ठीक है जी, इसको आप यहां रहने दें, ये एक rn से rn कट जाएगा, यहां बचेगा ke²/rn। बच्चों दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये देखें ½ mv², ये क्या बन गई, ये बन गई काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू ke²/2rn। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन की निकाल ली। आप देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है अभी तक ये क्लासिकल रिलेशन ही है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ke²/r² और मल्टीप्लाई बाय r, ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान, तो ये हो गया rn, एक rn से rn कैंसिल हो गया, ये बन गया -ke²/rn। बच्चों ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब आप टोटल एनर्जी निकाल लें, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है बच्चों ke²/2rn प्लस पोटेंशियल एनर्जी आई है -ke²/rn। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा -ke²/2rn। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये एनर्जी स्टिल क्लासिकल है, ये एनर्जी स्टिल क्लासिकल है। ठीक है, अभी हम इसको जरा क्वांटाइज टर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम यहां पर rn की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो क्लासिकल रिलेशन आपको लग रहा है ये बन जाएगा एक क्वांटाइज्ड, एक क्वांटम रिलेशन बन जाएगा। सो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं जी, En इज इक्वल टू -ke²/2 मल्टीप्लाई बाय rn। rn की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं, ये वाली, ये देखें, पुट कर दें यहां पर n² इंटू h² और डिवाइडेड बाय ये सारा कुछ, लेकिन चूंकि वो नीचे चला गया है तो ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आके ये क्या बन जाएगा, ke² 4π² m, 4π² और m। बच्चों इसको अब कर लें आप सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, ये हो जाएगा जी 2 × 4, ठीक है, और ये हमारे पास e² e4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -k² e4, ठीक है जी, इंटू π² m/n² इंटू h²। ये हमारे पास आ गई है जी एनर्जी की वैल्यू। बच्चों अब इसमें भी, इसको भी हम थोड़ा इस तरह करके लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा गौर करें तो माइनस ये जो कांस्टेंट्स हैं, अगर मैं इनको ऐसे लिख लूं k² e4 π² m डिवाइडेड बाय n² h², इनको मैं इकट्ठा लिख लूं, और ये जो n² है इसको मैं यहां साइड पे लिख लूं 1/n²। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब अगर मैं पहले एनर्जी लेवल की, पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालूं इलेक्ट्रॉन की, तो यहां मुझे n क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो ये बन जाएगा माइनस, और ये सबको सॉल्व करूं तो आंसर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे आप नाम दे लें E1 का। ठीक है बच्चों, अब सेकंड एनर्जी लेवल की अगर मैं एनर्जी निकालूं E2, ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आएगी, माइनस ये सारा कुछ तो वैसे ही आएगा, इसकी वैल्यू क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइडेड बाय n की जगह 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगी 4। अगर मैं तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकालूंगा, तीसरे लेवल की एनर्जी निकालूंगा, तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 9। बच्चों आप गौर कर रहे हैं कि एनर्जी की हर वैल्यू में एक फंडामेंटल यूनिट आ रहा है, एक फंडामेंटल कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 13.6। एनर्जी की कोई भी वैल्यू है उसमें 13.6 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमने जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट की है, ठीक है, वो भी क्वांटाइज्ड है। अब यहां पर एक सवाल है कि ये माइनस क्यों है एनर्जी में, एनर्जी तो नेगेटिव नहीं होती।
बच्चों माइनस इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दे आर फॉर्मिंग अ बाउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों बाउंड स्टेट में, इसलिए एनर्जी नेगेटिव है। अब बाउंड स्टेट का मतलब यह है कि अगर आपको इस सिस्टम को अनबाउंड करना है तो यू मस्ट प्रोवाइड एनर्जी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, इस बाउंड सिस्टम को अनबाउंड करने के लिए। सो इसलिए ये एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो ये एनर्जी नेगेटिव बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, या ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये थी हमारी क्वांटाइज्ड एनर्जी। इसके बाद हमारे पास और तरह की भी एनर्जीज होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, या उसका जो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है या फर्स्ट एनर्जी लेवल है, वहां से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी वहां पर इलेक्ट्रॉन की है आपको उतनी एनर्जी ही चाहिए। और फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। लेकिन ये याद रखिए आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि जब आप आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो जाएगा, वो बाउंड नहीं होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल या इन बाउंड स्टेट विद न्यूक्लियस इज नेगेटिव। इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं। जो उससे अगला एनर्जी लेवल होता है उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट्स जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फौरन ही डी एक्साइट हो जाता है। इस तरह हमारे पास जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी है, इस तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल से आप किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाने के लिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसी तरह से एक्साइटेशन पोटेंशियल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक्साइट करने के लिए आपने जो पोटेंशियल दिया है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।